अग्निहोत्री फैमिली। सिया की हैरानी। डॉक्टर अपने चेयर पर बैठे अभी आए रिपोर्ट को देख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी गंभीर भाव था। वहीं उनके सामने मिस्टर और मिसेस अग्निहोत्री बैठे उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट अच्छे से पढ़ने के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए, मिस्टर और मिसेस अग्निहोत्री, परेशानी वाली कोई बात नहीं। आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर की बात सुन मिस्टर और मिसेस अग्निहोत्री के चेहरे पर स्माइल और आंखों में नमी आ गया। मिसेस अग्निहोत्री डॉक्टर से थैंक यू मच डॉक्टर। आज आपके कारण मेरा वीर बिल्कुल ठीक है, नहीं तो पता नहीं उसे क्या हो जाता। डॉक्टर नहीं मिसेस अग्निहोत्री, आपका बेटा मेरे कारण नहीं, डॉक्टर शाइन के कारण जिंदा है। उन्होंने ही मिस्टर वेदांश का ऑपरेशन किया। अगर थैंक यू बोलना है तो उनको बोलिए। डॉक्टर की बात सुन मिस्टर और मिसेस अग्निहोत्री दोनों हैरान रह गए। आखिर वो लोग डॉक्टर शाइन को कैसे नहीं जानते। उनको लगा उनके बेटे का ऑपरेशन हॉस्पिटल के किसी नॉर्मल डॉक्टर ने किया होगा, लेकिन यहाँ तो लेजेंड डॉक्टर शाइन ने ऑपरेशन किया। मिस्टर अग्निहोत्री डॉक्टर, हम जानते हैं डॉक्टर शाइन से मिलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? आज उनके कारण हमारा बेटा ठीक है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, सॉरी बट अभी तो आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वह इस हॉस्पिटल में नहीं है। मिसेस अग्निहोत्री, तो डॉक्टर अब हम उनसे कब मिल सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, सिर्फ थैंक्स बोलना है। डॉक्टर कुछ सोचकर, डॉक्टर शाइन की आज एक सर्जरी है, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन दोनों खुश हो गए। फिर थोड़ी देर डॉक्टर से बात कर उनके कैबिन से निकल गए। सिद्धार्थ अग्निहोत्री, उम्र 50 साल, यह अग्निहोत्री इंडस्ट्री के सीईओ है। ये दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार करते हैं। इनकी जान इनकी पत्नी मनत में बसता है। मनत अग्निहोत्री, उम्र 45 साल, ये स्वभाव की शांत और समझदार महिला है, लेकिन बात जब अपने परिवार और बच्चों पर आए तो कुछ भी कर सकती है। ये काफी मिस्टीरियस है। इनके 3 बच्चे हैं। पहला रेहान अग्निहोत्री, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं, ये फ्लिकर इंडस्ट्री के सीईओ है। रेहान सिद्धार्थ के बहन का बेटा है, लेकिन दुनिया उसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री के बेटे के नाम से जानती है। उनकी मौत जब रेहान 15 साल का था, तब एक एक्सीडेंट में हो गया। उसके बाद सिद्धार्थ उसको अडॉप्ट कर लिए। दूसरा वेदांश अग्निहोत्री, उम्र 20 साल, एकदम मस्तीखोर। सबसे छोटी बेटी नायरा अग्निहोत्री, उम्र 17 साल। रेहान की जान उसके भाई बहन में बसता है। मनत और सिद्धार्थ दोनों वेदांश के वार्ड की ओर जाने लगे। मनत कुछ सोच रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रख क्या सोच रही हो? अब तो वीर भी ठीक हो गया। सिद्धार्थ की बात सुन मनत अपने ख्याल झटक, हाँ मैं बस ऐसे ही डॉक्टर शाइन के बारे में सोच रही थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा उन्होंने हमारे बेटे का इलाज किया। सिद्धार्थ हल्का जेलस टोन में, मुझे पसंद नहीं मेरी पत्नी मेरे और मेरे बच्चों के अलावा किसी और के बारे में सोचे। ऐसे भी हम शाम को उससे मिलेंगे, तब तुम उन्हें थैंक यू बोल देना। अब चलो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बोल मनत का हाथ पकड़ वीर के वार्ड की ओर बढ़ गए। वहीं मनत भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे जाने लगी। आहीज विला मेडिकल रूम। शिवाय आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। वही आही उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। कुछ घंटे बाद आही अपने हाथ में शिवाय की रिपोर्ट लिए देख रही थी। रिपोर्ट देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। आज शिवाय के ट्रीटमेंट को पूरे 15 दिन हो गया। उसके शरीर से सारा जहर निकल चुका था। कुछ देर बाद शिवाय अपनी आंखें खोला। आंखें खोलते ही उसको आही का मुस्कुराता चेहरा दिखा। आही को मुस्कुराता देख शिवाय के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गया। शिवाय हल्की आवाज में, प्राइंसेस क्या हुआ? आप इतनी खुश क्यों है? आही शिवाय के गले लग, भाई खुश होने वाली बात है इसलिए खुश है, और जब आपको पता चलेगा तो आप भी खुश हो जाओगे। बोल आही उससे अलग होकर उसे देखने लगी। वही आही की बात सुन शिवाय उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। आही, आपके शरीर से सारा जहर निकल गया और जो भी ऑर्गन डैमेज था वह भी ठीक हो गया। अब आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ेगा। आही की बात सुन शिवाय के चेहरे पर भी स्माइल आ गया। आखिर आए क्यों ना उसको इस दर्द से आजादी जो मिल गया। आही शिवाय से, भाई अब मैं आपके पैरों का ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा दर्द होगा। शिवाय आही से, बच्चा मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप मुझे जल्द ही ठीक कर दोगे। आही, ठीक है भाई, अब आप चेंज कर लो। उसके हम लोग घर शिवाय चले गए। फिर मुझे हॉस्पिटल एक सर्जरी के लिए भी जाना है। शिवाय हमें सिर हिलाकर शौर्य के साथ वहां से निकल गया। आही वहां से बाहर निकल अपने स्टडी रूम में आई। वहां पहले से सिया और अलीशा खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सिया पहले आही का चेहरा नहीं देखती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब आही को उस पर पूरा बेलव हो गया, तब उसके सामने अपना फेस रिवील कर दी।
आही अपने चेयर पर बैठ आही सिया को बोलने का इशारा की तो सिया क्वीन हमें इंफॉर्मेशन मिला है, आज रात इनलीगल हथियार और ड्रग का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया से दुबई जाने वाला है। इतना ही नहीं, हमारे सोर्स से ये भी पता चला है वो लोग लड़कियों को भी भेजने वाले हैं, तो क्या इस बार भी हमें उन्हें रोकना है? सिया की बात आही चेयर पर लीन होकर, क्या यार सियू तुम भी ना कितना टेंशन लेती हो? फिर मजाकिया लहजे में, मैं जानती हूँ मेरी टीम बेस्ट है, लेकिन अगर सारा काम हम ही करेंगे तो भारत सरकार के जवान क्या करेंगे? वो लोग तो बोही हो जाएंगे, इसलिए कुछ उनके लिए भी काम रहने दो। फिर बच्चों जैसा मुंह बनाकर, ऐसे भी भारत सरकार कौन सा हमें पैसे देते हैं, उल्टा हमें ही परेशान करते हैं, इसलिए इस बार सिर्फ तमाशा देखो, बाकी के काम वो लोग करेंगे। ऐसे मैंने जो काम बोला था वह हो गया। सिया क्वीन काम हो गया। आही की बात सुन जहां अलीशा के चेहरे पर स्माइल आ गया, वही सिया के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गया। आज पहली बार आही का ये रूप उसके सामने आया था। सिया को हैरान देख अलीशा, इतना भी शॉक होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही है, कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगा, फिर अजीब नहीं लगेगा। अलीशा की बात सुन सिया सिर हिला दी। वही आही बच्चों जैसे मुंह बनाकर, क्या तुम्हें मैं अजीब लगती हूँ जो मुझे ऐसे बोल रही हो? अलीशा माते मेरी इतनी मजाल जो आपको कुछ बोल सके। फिर सिया से है ना सिया गो। मिस्ट्रियस स्माइल पुरानी फैक्ट्री योजक चिन्ह। सिया के जाने के बाद अलीशा आही के सामने वाले चेयर पर बैठ उसको अपनी आंखों छोटी कर घूरने लगी। वही आही जो रिलैक्स होकर बैठी गई। अलीशा के नजरों को महसूस कर अपनी एक अब्राव ऊपर कर आंखों से पूछी, वह उसे घूर क्यों रही है? अलीशा मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हारे हर रंग से वाकिफ हूँ, तो यह मेरे सामने कूल होने का ड्रामा बंद कर जल्दी से बता, तेरे इस शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके अनुसार तेरे दिमाग को कुछ खतरनाक चल रहा है, अब जल्दी बताओ। अलीशा की बात आही जो अपने चेयर को मूव कर रही थी उसे रोककर उसे देखने लगी। फिर मासूमियत भरी आवाज में, आलू मैंने कभी सोचा ना था मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तुम मुझ जैसी बच्ची के सामने ऐसा कैसे बोल सकती हो? आही की बात सुन अलीशा, ओए नौटंकी अपना ड्रामा बंद कर, तुम मासूम सिर्फ देखने हो, बाकी कैसी हो कोई हमसे पूछे? फिर मुंह बनाकर बड़ी आई मासूम बनने वाली। आही के चेहरे पर मिस्ट्रियस स्माइल आ गया, कोई मुझे जाने या ना जाने लेकिन मेरी आलू मुझे अच्छे से जानती है। अलीशा मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या, अगर जन्नत को उसकी आलू नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? भूलो मत तुम्हारा सिर्फ शरीर बदला है, दिमाग वही है, इसलिए चलो अब जल्दी बताओ क्या करने वाली हो? आही मैं इस बार सच में कुछ नहीं करने वाली, बस पीछे से बैठकर आराम से शो देखूंगी, क्योंकि मैं अब काम करके बोर हो गई। फॉर चेंज इस बार सिर्फ एक्शन देखोगी जो कोई और करेंगे, अब उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए खुद को प्रूव करने का, बोला आई विंक किए। आही की बात सुन अलीशा कंफ्यूजन में, आही मुझे कुछ समझ नहीं आया, कौन एक्शन करने वाला है? बातों को गोल गोल घूमना बंद करो और साफ साफ बोलो। आही स्वीटहार्ट इतनी भी क्या जल्दी है, ट्रस्ट में सुनने से ज्यादा देखने में मजा आएगा, बस आज रात का वेट करो, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अलीशा समझ गई आही उसे कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। आही चेयर से उठ, आलू तुम कितना बात करती हो, भाई आ गए होंगे, अब चलो भी। आही की बात सुन अलीशा उसको गुस्से से घूरने तो आही अपने दांत दिखा वहां से भाग गई। अलीशा भी सिर हिला उसके पीछे निकल गई। रात का वक्त शहर से पुरानी फैक्ट्री के बाहर कई सारे गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे, उनका ध्यान अपने चारों तरफ था। कुछ देर बाद वहां तेज रफ्तार में एक गाड़ी आकर रुका। उसमें एक आदमी अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए बाहर निकला। उसके निकलते ही वहां खड़े गार्ड्स अपना सिर झुका ग्रिट किए, वो आदमी बिना किसी पर ध्यान दिए उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बड़ा बड़ा बॉक्स वहां से निकाल बाहर ले जा रहे थे। वो आदमी सबको देख बिना किसी भाव के, जल्दी जल्दी हाथ चलो, अगले 15 मिनट में सारा बॉक्स ट्रक में लोड हो जाना चाहिए। उस आदमी की बात सुन सब जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगे। उस आदमी के पास दूसरा आदमी आकर, सिनू भाई अपने जैसा बोला था वैसे लड़कियों को ड्रग दे दिया है, अब वो कल से पहले नहीं उठने वाली, उनका क्या करना है? सिनू भाई दूसरे ट्रक में उनको भी लोड करो और ध्यान रहे उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो आदमी हाँ में सिर हिला, सिनू भाई का बताया काम करने चला गया। उसके जाने के बाद सिनू किसी को कॉल किए तो 3 रिंग बाद कॉल रिसीव हुआ। सिनू, अकरम भाई यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी सस्पिशियस देखने को नहीं मिला, मुझे लगता है आपको जरूर गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा और ऐसे भी कुछ देर में ट्रक निकल जाएगा। अकरम भाई अगर हमारे खबरी में इन्फॉर्मेशन दिया मतलब वो 100% सही है, गार्ड्स बढ़ा दो, किसी भी कीमत पर यह कंसाइनमेंट क्लाइंट के पास पहुंच जाना चाहिए। सिनू, जी भाई आप चिंता ना करें, कंसाइनमेंट समय पर पहुंच जाएगा।
अकरम ऐसा ही होगा चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। अकरम की बात सुन सिनू के सिर से डर के मारे पसीना निकलने लगा। वो अपनी हकलाती आवाज में, भाई भाई ऐसा कुछ एने चाहिए होगा, जैसे पहले कभी आपको निराश नहीं किया वैसे इस बार भी नहीं करोगा। अकरम बिना आगे कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वही सिनू अपने सिर से पसीना पोंछ अपने डर को काबू कर काम पर लग गया। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री से थोड़ी दूर पर 3 गाड़ियां आकर रुका। पहली कार से 5 ब्लैक ड्रेस पहने अपने चेहरे पर मास्क लगाए आदमी बाहर निकले, और बाकी दोनों कार से गार्ड्स निकले। उनके ड्रेस पर काफी यूनिक तरीके से मास्टर लिखा और उसके नीचे पैंथर का लोगो बना था। सब लोग बिना आवाज किए जंगल के अंदर जाने लगे। थोड़ा अंदर आकर गार्ड्स को रुकने का बोल वह 5 आदमी फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगे। 5 आदमी फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगे। उन लोगों का ध्यान जैसे ही उन आदमियों पर गया जो लड़कियों को किसी सामना के जैसे ट्रक में डाल रहे थे, तो उनका खून खौल गया। उनका दिल किया अभी के अभी सबको मौत के घाट उतार दे। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के राज में लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करने का। उनमें एक आदमी गुस्से भरी आवाज में अपने साथी से, क्या हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ रहे रखे उन्हें देखते रहेंगे? उस आदमी की बात सुन दूसरा आदमी, कबीर मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा, यहां सिर्फ तुम्हें ही नहीं हम सबको आ रहा है, लेकिन अभी गुस्सा करने से पहले हमें लड़कियों को बचाना है। लड़कियों को बचाना। कॉलेज एडमिशन। पुरानी फैक्ट्री के बाहर कियांश और उसकी टीम रात के अंधेरे में छुपे सिनू भाई और उनके गार्ड्स नजर रख रहे थे। उनका ध्यान उन आदमियों के हर एक्टिविटी पर था। कुछ देर बाद ही जब सारी लड़कियों को ट्रक में लोड कर दिया गया, तो सिनू भाई अपने कुछ गार्ड से सुबह होने से पहले ट्रक बताए लोकेशन पर पहुंच जाना चाहिए, वहां से अकरम भाई सब संभाल लेंगे। वहां पहुंचे से पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो उसका अंजाम तुम्हें पता होगा। अगर कोई रास्ते में आए तो उड़ा दो। सिनू भाई की बात सुन सब हाँ में सिर हिला वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सिनू भाई बाहर खड़े गार्ड्स से, चौकन्ना रहना, अगर कोई रास्ते में आए तो उड़ा देना। सारे गार्ड्स एक साथ जी भाई बोलकर ट्रक के पीछे उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी में बैठ निकल गए। उनके जाने के बाद सिनू भाई वापस फैक्ट्री में चला गया। वही गार्ड्स अपने काम पर लग गए। ट्रक के निकलने के बाद कियांश ब्लूटूथ पर, मेहर और राघव तुम दोनों ट्रक के पीछे कुछ गार्ड्स के साथ निकलो। लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, फिर एनजीओ। दोनों यस बॉस बोल वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद कियांश से ऋतिक और कबीर तुम दोनों पीछे से जाकर फैक्ट्री को अच्छे से चेक करो, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। हमें सिनू भाई को जिंदा पकड़ना है, उससे हमें आगे की लीड मिलेगा। कियांश से ऑर्डर मिलते ही ऋतिक और कबीर वहां से पीछे की ओर निकाल गए। उनके जाने के बाद कियांश और आरव अपने हाथ में हाईटेक गन को लोड कर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर पहले जो जंगल शांत था, वहां गोली चलने और लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगा। वही सिनू भाई अपने काम अच्छे से खत्म करने की खुशी में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। जैसे ही उसके कान में गोली की आवाज आया, वो बेड पर से नीचे गिर गया। वो लड़की भी डर गई। सिनू भाई जल्दी कपड़े पहन बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही एक आदमी उसके पास आकर हड़बड़ाती आवाज में, भाई आप यहां से जल्दी निकलो, किसी ने हम पर हमला कर दिया है। हमला का नाम सुन सिनू भाई का चेहरे पीला पड़ गया। उसको अकरम की बात याद आया। वो जल्दी से अपना फोन निकल ड्राइवर और अपने बाकी आदमियों को कॉल करने लगा, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। सिनू भाई गुस्से में चिल्लाते हुए, कहां मर गए सब के सब। उसके इतना बोलते ही एक गोली उसके सामने खड़े आदमी के सिर पर लगा, तो उसको खुद की हालत पर ध्यान गया। वह भी अपने पॉकेट से गुण निकाल फायरिंग करते हुए जल्दी से अकरम भाई को कॉल कर यहां हुए हमले के बारे में बता दिया, फिर उन पर हमला करने लगा। कुछ ही देर में कियांश और उसकी टीम सिनू भाई के गार्ड्स को मार सिनू भाई को पकड़ लिए। इस वक्त उसके चारों तरफ कियांश और उसके आदमी खड़े थे। कियांश बिना किसी भाव के फैक्ट्री को आग लगा दो और इस आदमी को बेस ले चलो, अब इसका हिसाब वही होगा, बोल वहां से निकल गया। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे निकल गए। उनके बाहर निकलते ही फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। राजपूत मेंशन आही अपने स्टडी रूम में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। आही के कॉल रिसीव करने पर दूसरे से एक आदमी बोला, क्वीन लड़कियों को उन लोगों ने बचा लिया और सिनू भी उनके हाथ लग गया। आही कठोर आवाज में, ठीक है उन पर नजर रखो, बोल कॉल कट कर चेयर को मूव करते हुए खुद से, उम्मीद है अब आप लोग सही डायरेक्शन में जाओगे। फिर अपने ओठों पर मिस्ट्रियस स्माइल लिए, बहुत जल्द हमारा सामना होगा, बोल अपना लैपटॉप बंद कर रूम में आकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में आही सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राजपूत मेंशन आज भी घर का सारा काम आदमियों ने किया। 2 दिन काम करने के बाद उनको समझ आया, घर संभलना उतना ही मुश्किल है जितना ऑफिस।
इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हंसी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रहे थे। वहां का माहौल काफी खुशीनुमा था। जब से महिमा और मानसी मेंशन से गई थी तब से राजपूत मेंशन में शांति था। सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद ज्योति जी भी कभी उनका जिक्र नहीं की, क्योंकि वो आही को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। नाश्ता करते हुए अहीर आही से, प्रिंसेस हमने आपका एडमिशन कॉलेज कियान के कॉलेज में करवा दिया है, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस शुरू होगा। अहीर की बात सुन आही अपना सिर हिला दी। वही कियान, रूही और रुद्र के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गया। आखिर आए भी क्यों ना उनको आही के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका जो मिलने वाला है। कियान अहीर से, डैड आप प्रिंसेस की टेंशन मत लो, हम लोग उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कियान की खुशी देख सब लोग मुस्कुराने लगे। रूही आही से, एंजल नेक्स्ट वीक से हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा और उसके लिए तुम्हें शॉपिंग करना होगा, तो क्यों ना आज शाम हम लोग शॉपिंग पर चले। शॉपिंग का नाम सुन आही के चेहरे का रंग उड़ गया। जहां लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है, वहीं उसके उल्टा आही को शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको शॉपिंग करना दुनिया का सबसे बकवास चीज लगता है। इस मामले में आही और जन्नत दोनों सेम है। आही के एक्सप्रेशन देख एरिक और एल्बर्ट के चेहरे पर स्माइल आ गया। एल्बर्ट रूही से, रूही तुमने शॉपिंग की बात गलत इंसान से कर लिया। रूही कंफ्यूजन में, मतलब एल्बर्ट मतलब प्रिंसेस को बचपन से शॉपिंग करना पसंद नहीं है, इसे शॉपिंग करना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता है। बचपन से उसकी शॉपिंग या तो मॉम डैड करते या मैं और भाई, खुद से ये कुछ नहीं लेती। एल्बर्ट की बात सुन सब लोग आही को देखने लगे। वही आही मासूमियत से अपनी टीमती आंखों से सबको देखने लगी। आही हल्की चिढ़ भरी आवाज में, आप लोग मुझे ऐसे क्यों दे रहे हो? हाँ, मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे भी हर बार मेरी शॉपिंग मॉम करती है, तो इस बार भी वह कर देगी। इतना बोल अचानक आही रुक गई। उसको याद आया उसकी मॉम यहाँ नहीं है। आही को रुकता देख सब लोग समझ गए आही को उसकी मॉम की याद आ गया। काहिरा आही के सिर को प्यार से चूमकर, बच्चा इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? भले ही आपकी मॉम यहाँ नहीं है, लेकिन मम्मा तो अपने बेबी के पास है। इस बार मम्मा अपने बेबी के लिए शॉपिंग करेगी। काहिरा की बात सुन आही के मुरझाए चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। वह झट से उनके गले लग गई। निष्ठा जी, प्रिंसेस सिर्फ आपकी मम्मा नहीं, आपकी बड़ी माँ भी आपके लिए शॉपिंग करेगी। उनके बोलते ही बाकी सब भी एक साथ, हम भी। अपने परिवार को खुद को इतना सपोर्ट करता देख आही के चेहरे पर निश्चल मुस्कान आ गया। सब लोग ब्रेकफास्ट कर जैसे ही हाल में आए, मेन गेट से उनको अभिनव की जापा भागता हुआ अंदर आता देखा। उसके चेहरे पर आए परेशानी के साथ डर के भाव किसी से चुप नहीं पाया। अभिनव उसके पास जाकर, क्या हुआ श्याम, आप इतने परेशान क्यों हैं? श्याम, प्रेसिडेंट परेशानी वाली बात है इसलिए परेशान है। क्या आपने न्यूज़ नहीं देखा? अगर नहीं तो जल्दी देखिए, आपको परेशानी की वजह समझ आ जाएगा। श्याम की बात सुन आरव जल्दी से हाल में लगी टीवी चलाया। टीवी पर चल रहे न्यूज़ को देख अभिनव के साथ पूरा परिवार हैरान रह गया। फ्रांस और इंडिया अलायंसेस एसिडेंट ब्रेकफास्ट करके पूरी राजपूत फैमिली हॉल में आई। उसी वक्त अभिनव जी का पास श्याम भागता हुआ हड़बड़ी में अंदर आया। उसको इस वक्त मेंशन में देख सबको हैरानी हुआ, क्योंकि आज पहले श्याम कभी इस वक्त मेंशन नहीं आए थे। उसके चेहरे पर आए डर और परेशानी को सब देख सबको कुछ गड़बड़ लगा। अभिनव श्याम के पास आकर, श्याम आप इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ? श्याम हाफते हुए, प्रेसिडेंट सर परेशानी वाली बात है इसलिए हम परेशान हैं। क्या आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा? अभिनव कंफ्यूजन में, किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं आप? और सबसे पहले आप ये बताएं, हमने आपको बोला था ना प्रेसिडेंट हाउस को रेडी कीजिए। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांस और इंडिया के अलायंसेस के लिए आ रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जितने दिन वह इंडिया में रहेंगे उनके साथ हम भी फिर प्रेसिडेंट हाउस में रहेंगे। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्याम सर, आप एक बार न्यूज़ देख लीजिए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। श्याम के परेशानी को देख आरव जल्दी से टीवी ऑन कर न्यूज़ लगा दिया। न्यूज़ देखते ही अभिनव के साथ पूरी राजपूत फैमिली हैरान और परेशान हो गया। वही आही के भाव सुकुर गया। न्यूज़ में दिखाया जा रहा है आज फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने आए थे और उन्हें सुबह खुद प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र राठौर रिसीव करने गए थे। लेकिन रास्ते में आते हुए उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सिर्फ एक्सीडेंट था या साजिश कोई नहीं जानता। पुलिस और सीबीआई इंक्वायरीज कर रही है। देश में माहौल काफी गंभीर है। इस हादसे से इंडिया के साथ फ्रांस में भी तहलका मच गया है। न्यूज़ देख अभिनव, ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। फिर अपने पास से उनकी हालत कैसी है? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आया ना?
श्याम सर अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनको उनके गार्ड्स वहां से पास यूनिकॉर्न हॉस्पिटल में एडमिट लेकर गए हैं। वहां की सुरक्षा टाइट होने के कारण किसी को उनके कंडीशन का पता नहीं चला है। पा की बात सुन अभिनव सख्त आवाज में, उनकी सुरक्षा बढ़ा दो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ सभी मंत्री और तीनों मार्शल को बुलाओ, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। मुझे उन दोनों के पल पल की रिपोर्ट चाहिए, उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाओ, साथ ही हॉस्पिटल की बाहरी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभिनव की बात सुन श्याम उनके बातें काम करने निकल गया। अभिनव कुछ सोचने लगे, उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अभिनव को इतना परेशान देख अहीर भाई साहब आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए चलिए हम भी साथ चलते हैं, आपको हमारी जरूरत पड़ेगा। अहीर की बात सुन अभिनव को कुछ शांति मिला। तभी आही उनके पास आकर, बड़े पापा आप उन दोनों की टेंशन मत लीजिए, आपकी प्रिंसेस उनको कुछ नहीं होने देगी। एंड आप फ्रांस गवर्नमेंट की भी चिंता ना करें, वो इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अभिनव इतने परेशान थे कि उन्हों आही की दूसरी बात समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उनको याद आया आही डॉक्टर शाइन है तो उनको बहुत शांति मिला। वही एरिक, आरव, शिवाय और अहीर जैसे ही आही की दूसरी बात सुने तीनों के कान खड़े हो गए। एरिक और शिवाय को पहले थोड़ा हैरान हुआ लेकिन जल्द ही शांत हो गया। एरिक आही के बारे में काफी कुछ जानता है, उसको ये भी पता है आही की कई सारी हिडन आइडेंटिटी है जिसके बारे में उसे नहीं पता। वही शिवाय जल्द शांत हो गया क्योंकि उसको आही के बारे में शौर्य से काफी कुछ पता चला था। वो जानता है उसकी बहन कोई आम लड़की नहीं और वैसे भी उसको जितना पता है, इतना जानने के बाद अगर उसके सामने आही की कोई नई पहचान आया तो उसको ज्यादा हैरानी नहीं होगा। अभिनव और अहीर प्रेसिडेंट हाउस के लिए निकल गए क्योंकि उनको काफी कुछ हैंडल करना था। उनके जाने के बाद आही, मैं हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ उनकी कंडीशन कैसी है। तभी शिवाय उसको रोकते हुए, प्रिंसेस हम जानते हैं आप इतनी केपेबल है जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन बच्चा अभी आपका वहां अकेले जाना सही नहीं है, बाहर के हालत कुछ खास अच्छा नहीं है। एरिक हाँ प्रिंसेस भाई ठीक हो रहे हैं और ऐसे भी अभी हॉस्पिटल में बहुत लोग हैं, अगर गलती से किसी को आपकी पहचान का पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आही बिग ब्रो मैं क्या करूं, मेरा जाना जरूरी है, ऐसे भी थोड़ी देर पहले ही मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तभी आरव प्रिंसेस आप मेरे साथ चलो, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ते हुए वीरेंद्र अंकल से भी मिल लूंगा। शिवाय यह सही रहेगा। तभी एल्बर्ट आरव से, भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा, ऐसे भी मैं भी आज फ्री हूँ, प्रिंसेस को घर लेकर मैं आ जाऊंगा। एल्बर्ट की बात सबको ठीक लगा। तभी काहिरा जी हम भी साथ चलते हैं, पता नहीं राठौर फैमिली की कैसी हालत होगा। शिवाय चाची अभी हमें वहां के कंडीशन का पता नहीं है, इसलिए अभी मत जाए, एक बार आरव और प्रिंसेस वहां जाकर सब कुछ देख लेंगे, फिर आप लोग वीरेंद्र अंकल से जाकर मिल लीजिएगा। शिवाय की बात काहिरा को सही लगा इसलिए वह मान गई। सबसे बात कर आही आरव और एल्बर्ट के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो फोन पर पहले ही हॉस्पिटल के डीन को कॉल कर अपने आने का बता दी। उनके जाने के बाद शिवाय रुद्र और कियान के साथ राजपूत इंडस्ट्री के लिए निकल गया। रुद्र और कियान दोनों कॉलेज के बाद कंपनी में जाकर काम देखते हैं, लेकिन जब से उनका कॉलेज बंद हुआ है दोनों को पूरा दिन काम करना पड़ता। शिवाय आज काफी दिनों बाद कंपनी जा रहा था। सबसे जाने के बाद ज्योति जी मंदिर में पूजा करने चली गई, वही बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। राजपूत फैमिली राठौर फैमिली को जानती है, दोनों अच्छे फैमिली फ्रेंड है, लेकिन इनको अभी हॉस्पिटल जाना सही नहीं लगा। युवन सूर्यवंशी की नफाट स्पेशल आईडी कार्ड दूसरी तरफ वही मिस्ट्रियस इंसान जो महिमा के साथ था, वह अभी इस वक्त टीवी पर चल रहे न्यूज को देख रहा था। न्यूज देख पहले उसके चेहरे पर हैरानी आया, लेकिन अगले ही पल उसकी हैरानी खुशी में बदल गया। वह आदमी टीवी देखते हुए खुशी भरी आवाज में, अभिनव राजपूत मैंने तो सोचा था तेरे सबसे बड़े सपोर्टर उस वीरेंद्र राठौर को तुझसे दूर करूं, लेकिन सोचा ना था मेरे साथ इतना बड़ा जैकपॉट लगेगा। अब तुम क्या करोगे? अभिनव राजपूत उर्फ हमारे प्रेसिडेंट साहस, इस एक्सीडेंट के बाद तो तुम्हारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गया। बोल हंसने लगा, फिर अचानक ही अपनी नफरत भरी आवाज में, तुम्हें अपने देश से बहुत प्यार है ना, देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अब मैं देखता हूँ जब यही देशवासी तेरी इज्जत उतरेंगे तो तुझे कैसा लगता है। तुझे और तेरे उस भाई को बहुत शौक है ना इंसाफ करने का, तो अब करना इंसाफ खुद का। मैं भी देखता हूँ तेरा भाई तुझे कैसे बचाता है। तेरे आंखों के सामने तेरे परिवार को बर्बाद करूंगा और तू जान भी नहीं पाएगा तेरे साथ ये सब किसने किया। सालों पहले तेरे और तेरे भाइयों के कारण जैसे मैं और मेरा परिवार तरपा बर्बाद हुआ था, वैसे ही अब तू और तेरा परिवार तरपेगा। एक एक करके तेरे सारे सपोर्टर को तेरे से दूर करूंगा।
बोल नफरत भरी नजरों से अभिनव को देखने लगा। उसके आंखों में अभिनव जी और राजपूत परिवार के लिए बेपनाह नफरत लिए देख रहा था। वह टीवी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शो हो रहे नंबर को देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। वो इंसान जल्दी से कॉल रिसीव कर अपने कान पर लगा। आई प्राउड ऑफ यू माई सन। आज तूने साबित कर दिया, मेरा बेटा किसी से कम नहीं, मेरा विश्वास कभी टूटेगा नहीं। उस आदमी की बात सुन उसका बेटा, जो और कोई नहीं युवी था, वह बोला, डैड ऐसा हो सकता है युवराज सूर्यवंशी के डैड उसे कुछ बोले और वह उसे पूरा ना करे। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ऐसे भी उन राजपूत ने जो हमारे साथ किया उसका तो यह 1% भी नहीं है। वह मिस्ट्रियस इंसान जिसका नाम युवन सूर्यवंशी है, वह बोला, सहा कहा तुमने उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगा। उनके कारण सालों पहले हमने बहुत कुछ खोया था, अब बारी उनकी है। युवराज, यस डैड, अब असली तबाही शुरू होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा आखिर उनके साथ ये सब कर कौन रहा है। युवान, मैं जानता हूँ मेरा बेटा मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। फिर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए, अब तुमने अपना काम कर दिया तो मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। युवी, ठीक है डैड, आप अपना काम कीजिए, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। युवी की बात सुन युवराज के दिमाग में कुछ आया और वह युवी से, युवी मुझे कुछ दिन पहले पता चला है, अहीर राजपूत की एक बेटी है जिसे वह आज तक दुनिया से छुपाकर अपनी पत्नी काहिरा राजपूत के पास रखा था। कुछ दिन पहले वह राजपूत फैमिली में आई है। अगर वह हमारे हाथ लग जाएगी तो हम उस अहीर राजपूत को घुटने पर ला सकते हैं। अहीर को क्या, पूरे राजपूत फैमिली को घुटने के बल ला सकते हैं, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने डैड की बात सुन युवी के चेहरे पर खतरनाक स्माइल और आंखों में शैतानी चमक दिखने लगा। डैड, आप उस लड़की की डिटेल मुझे सेंड कीजिए, मैं भी तो देखी राजपूत खानदान की राजकुमारी कैसी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा आगे मुझे क्या करना है। युवान, ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ। फिर कुछ देर बाद कर कॉल रख दिया। उसके कॉल रखते ही रूम के दूर पर नॉक हुआ। उसके कमिंग बोलने का उसका पा अंदर आया। पास सिर झुका युवान को ग्रिट कर, सर प्रेसिडेंट के तरफ से ऑर्डर आया है, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग रखा है आज जो हुआ उस मुद्दे पर बात करने के लिए, हमें अभी निकलना होगा। पा की बात सुन युवान के चेहरे जहरीली मुस्कान आ गया। वो अपनी कठोर आवाज में, ठीक है गाड़ी रेडी करवाओ, मैं आता हूँ। युवान के बोलते ही पा रूम से निकल गया। युवान खुद से अब होगा युवान सूर्यवंशी का असली गेम शुरू। पिछली बार मैंने सिर्फ तुम लोग की झटका दिया था, लेकिन इस बार तुम लोग की कहानी खत्म कर दूंगा। बोल रूम से बाहर निकल गया। यूनिकॉर्न हॉस्पिटल के बाहर काफी हाई सिक्योरिटी था। हॉस्पिटल के 3 किलोमीटर के अंदर में प्राइम मिनिस्टर के ब्लैक कमांडो फैले थे। किसी की आम इंसान का हॉस्पिटल में आना माना था। पहले से जो भी पेशेंट और उनकी फैमिली हॉस्पिटल में था, उसको भी रूम से बाहर निकलना माना था। चारों तरफ शांति छाया था। कुछ देर बाद आरव की कार यूनिकॉर्न हॉस्पिटल के पार्किंग में आकर रुका। आरव के पास स्पेशल इड कार था और आही हॉस्पिटल की ओनर थी, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कमांडो हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आरव के कार को जाने दिए, गार्ड्स बाहर रुक गए। उनकी कार हॉस्पिटल में पार्किंग में आकर रुका। कार से एल्बर्ट, आही और आरव बाहर निकले। आही उन दोनों को लेकर पार्किंग में बने अपने पर्सनल लिफ्ट में गई। कुछ ही देर में तीनों आही के पर्सनल फ्लो पर पहुंच गए। उस फ्लो को देख आरव हैरान रह गया, क्योंकि आही का फ्लो काफी यूनिक तरीके से डिजाइन था। आही के उस फ्लो पर 2 लिफ्ट था। उसका पर्सनल लिफ्ट उसके पर्सनल एरिया के हॉल में खुलता है, वहीं हॉस्पिटल का लिफ्ट फ्रंट एरिया में, जहां वो कुछ डॉक्टर से मिलती है। आही आरव से, भाई मैं डॉक्टर से मिलकर उनकी कंडीशन जानती हूं, तब तक आप यही रेस्ट कीजिए। आही की बात सुन आरव, नहीं बच्चा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं नीचे सबसे पास जाता हूँ, आप अपना काम करो। एल्बर्ट भी अपनी जगह से उठ, प्रिंसेस भाई ठीक कह रहे हैं, आप अपना काम करो, मैं भी भाई के साथ जाता हूँ। अपने दोनों भाई की बात सुन आही मान गई। दोनों नीचे चले गए। वही आही अपने फ्लो पर बने मीटिंग रूम में चली आई, जहां पहले से हॉस्पिटल के डीन और कुछ सीनियर डॉक्टर बैठे उसका वेट कर रहे थे। नेशनल डिफेंस चीफ मिनिस्टर की सलाह। आही इस वक्त अपने चेहरे पर डॉक्टर शाइन वाला मास्क और डॉक्टर कोट पहनी थी। उसका असिस्टेंट माइक पीछे खड़ा था। आही के सामने वीरेंद्र राठौर और फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मार्टिन लूथर की रिपोर्ट था। कुछ सीरियस डॉक्टर उसको उनकी कंडीशन बता रहे थे। सीनियर डॉक्टर जो मिस्टर लूथर का केस देख रहे थे, वह आही से, डॉक्टर शाइन, अब मिस्टर लूथर की कंडीशन स्टेबल है, उनको बाकी बॉडी पार्ट पर ज्यादा चोट नहीं आया, लेकिन सिर पर गहरी चोट गहरी है। बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने उन्हें 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसके बाद 2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। आही उस डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रही थी। उसको रिपोर्ट पढ़कर भी यहाँ पता चला। आही हॉस्पिटल के डीन को देखने लगी, जो वीरेंद्र राठौर का केस देख रहे थे।
आही के नज़रों को समझ डीन डॉक्टर शाइन, मिस्टर राठौर की कंडीशन अभी भी सीरियस है। इस एक्सीडेंट में उनके हाथ और सिर पर काफी चोट आया है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनके हार्ट का ऑपरेशन पहले भी हो चुका है, जिसके कारण उसकी कंडीशन सीरियस है। सिर में लगी चोट को हम नॉर्मल सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के आसपास और अंदर ब्लड क्लॉट बन दिया है, जिसके कारण हम उनकी सर्जरी नहीं कर सकते। उनकी सर्जरी सिर्फ आप कर सकती है। आही रिपोर्ट देखकर ही समझ गई वीरेंद्र राठौर की कंडीशन कुछ खास अच्छा नहीं होगा, और अब डीन की पूरी बात सुन कंफर्म हो गई। आही बिना किसी भाव के प्रिपेयर ओटी राइट नाउ, आई विल ऑपरेट हिम। फिर डीन से मिस्टर दास आप मुझे असिस्ट करेंगे बोल वहां से निकल गई। आही की बात सुन डॉक्टर दास के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। आखिर आए भी क्यों ना, उन्हें डॉक्टर शाइन के साथ सर्जरी करने का मौका जो मिल रहा है। बाकी के डॉक्टर आही के कहे अनुसार सर्जरी की तैयारी करने चले गए। कुछ देर बाद मिस्टर राठौर की सर्जरी शुरू हो गया। प्रेसिडेंट हाउस के मीटिंग रूम में कुछ मंत्री के साथ तीनों मार्शल नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी बैठे थे। वैसे तो इस मीटिंग में अहीर, आशीष और विशाल का होना भी जरूरी था, लेकिन तीनों अभी किसी दूसरे काम में बिजी थे। वहां का माहौल काफी सीरियस था। अभिनव अपने प्रेसिडेंट चेयर पर बैठे वहां आए मंत्री की बातें ध्यान सुन रहे थे। उस मीटिंग में युवान सूर्यवंशी भी अभिनव जी के दूसरे तरफ बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। वो इंडिया का कैबिनेट मिनिस्टर था। सब लोग फ्रांस और इंडिया के बीच होने वाले अलायंसेस के साथ फ्रांस गवर्नमेंट ने द्वारा किए जाने वाले एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस घटना से बाद बात नेशनल सिक्योरिटी पर आ गया, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात था। युवन एक मंत्री को आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो मंत्री अभिनव से प्रेसिडेंट, मुझे लगता है जब तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं आ जाते तब तक उनके जगह पर हमें उप प्रधानमंत्री को टेम्पररी प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि देश में जैसे हालत है उसमें प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं रख सकते। उस मंत्री की बात सुन सभी सहमत हुए। उस मंत्री की बात सुन अभिनव भी सोच में पड़ गए। फिर वो युवान से आप क्या सोचते हैं, हमें उप प्रधानमंत्री को टेम्पररी प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। युवान अपने चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए, प्रेसिडेंट आपको हमसे ज्यादा समझ है, इसलिए आप हमसे कहीं ज्यादा देश के लिए अच्छा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे पर आप हमारा राय पूछे तो हम बाकी मंत्रीगण से सहमत हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट पर इंडिया में हमला हुआ है, भले ही यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट को हम ये कैसे समझेंगे। वो लोग इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाएंगे, और इस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है। कुछ काम ऐसे हैं जिसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं। युवान की बात अभिनव को सही लगा, लेकिन वो इतना जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए वो सबसे बोले हम इसका निर्णय आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद करेंगे। कल सांसद में होने वाले बैठक में हम इस पर बात करेंगे। अभिनव की बात सुन सब हमें सिर हिला दिए। वही युवान के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गया। मीटिंग खत्म होने पर सारे मंत्री वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वहां अभिनव, तीनों मार्शल और नेशनल डिफेंस चीफ बचे। सिद्धार्था का डेविल रूप, सर्जरी सक्सेसफुल। रेहान मन्नत से मॉम, आप तो उस डॉक्टर से मिलकर थैंक्स बोलने वाली थी ना, जिन्होंने हमारे वेद का ऑपरेशन कर उसको नई जिंदगी दिया, तो क्या आप उनसे मिली। रेहान की बात सुन मन्नत, नहीं बेटा, हम उनसे मिल नहीं पाए। दरअसल कल उनकी सर्जरी काफी लंबी चला और उसके बाद उन्हें किसी काम से ज्यादा पड़ा, जिसके कारण उनसे मिलना नहीं हो पाया। उनकी बात सुन रेहान, कोई नहीं, आज मिल लो जी, मुझे लगता है वो इस वक्त जरूर हॉस्पिटल में होंगी। मन्नत, हाँ, हमने डॉक्टर से बात किया है। नायरा और वेद जो उनकी बात सुन रहे थे, उनके आंखों में डॉक्टर से मिलने के नाम पर चमक आ गया। दरअसल वेद का सपना फेमस डॉक्टर बनाने का था, वहीं नायरा को साइंस में काफी इंटरेस्ट था। दोनों लेजेंड डॉक्टर शाइन के फैन थे। जब उनको पता चला वेदांश का ऑपरेशन उन्होंने किया, तब से दोनों डॉक्टर शाइन से मिलना चाहते थे। वेदांश एक्साइटेड होकर, मॉम, मैं भी डॉक्टर शाइन से मिलना चाहता हूँ, मुझे उन्हें थैंक्स बोलना है। नायरा, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मॉम, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, बोल पपी फेस बना मन्नत को देखने लगी। अपने बेटे बेटी की बात सुन मन्नत और सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गया। मन्नत मुस्कुराते हुए, ठीक है, जब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वह आप दोनों से आकर मिले। उनकी बात सुन दोनों के चेहरे पर चमक आ गया। वही दोनों के एक्सप्रेशन देख रेहान उनको अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए, तुम दोनों शैतान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। डॉक्टर से मिलने के नाम पर इतने खुश क्यों हो। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर इस बार कोई शैतानी किया तो मैं बचाने वाला नहीं हूं। रेहान की बात सुन दोनों सकपका गए। वेदांश बच्चों के जैसे मुंह बनाकर, भाई क्या आपको अपने छोटे भाई बहन पर विश्वास नहीं। भला हम इतने बड़े डॉक्टर के साथ क्या शैतानी करेंगे, हम तो उनके फैन हैं। नायरा मुंह फुलाकर, और नहीं तो क्या, हम दोनों मासूम बच्चे, उनका क्या ही बिगाड़ सकते हैं, हम तो बस एक बार उन्हें देखना चाहते हैं।
नायरा और वेदांश का फूला मुंह देख रेहान गहरी सांस लेकर, अच्छा भाई इस बार मुझसे गलती हो गया, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम दोनों पर शक हो जाता है। रेहान की बात सुन वेदांश अपने दांत दिखा, कोई नहीं भाई, हमने आपको माफ किया, आप भी क्या याद रखोगे। वेद की बात सुन रेहान अपना सिर हिला दिया। तीनों भाई बहन के नोकझोंक देख मन्नत और सिद्धार्थ के ओठों पर स्माइल आ गया। अचानक सिद्धांत का फोन बजा। फोन पर शो हो रहे नंबर को देख उनके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन आ गया। वो कॉल रिसीव करने बालकनी में चले गए। सिद्धार्थ के चेहरे के बदलते भाव को देख रेहान भी उनके पीछे बालकनी में आ गया, क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ लगा। वही सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन डार्क हो गया। फोन वाले इंसान की बात सुनकर यह रूम वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग लग रहे थे। उधर वाले इंसान की पूरी बात सुन सिद्धार्थ डार्क वॉइस में, कपारिया के काले कामों का सबूत मीडिया को दे दो, तक मुझे वह इंसान के रोड पर दिखना चाहिए, और हाँ उसके बेटे के साथ भी वही करो जो वह मेरे बेटे के साथ करना चाहता था। मेक शो करना उसका बेटा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। उस कपारिया को अपने बेटे की हालत देख जिंदगी भर एहसास होना चाहिए, आखिर उसने पंगा किससे लिया। अगर बात सिर्फ बसीनस का होता तो सिद्धार्थ अग्निहोत्री एक बार सोचता, लेकिन मेरे परिवार को टारगेट कर उनसे अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती की, अब वो सिद्धार्थ अग्निहोत्री का डेविल रूप देखेगा। बोल कॉल कट कर सामने देखने लगा, तभी उसके कान में रेहान की आवाज आया। रेहान, व्हाट हैपेंड डैड? किसका कॉल था? आप किसे अपाहिज बनाने वाले हो? और कपारिया ने क्या किया? सिद्धार्थ बिना किसी भाव के, वेद का एक्सीडेंट उस कपारिया ने करवाया है। रेहान हैरानी भरे लहजे में, व्हाट? मतलब वेद के साथ हुआ जो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान था, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? उनकी दुश्मनी तो बसीनस में है ना, फिर फैमिली को टारगेट क्यों किया? रेहान की शॉकिंग भरी आवाज सुन सिद्धार्थ उसे देखते हुए, जरूरी नहीं हमें जो दिखे वही सच हो, कुछ सच हमारे आंखों के सामने होकर छुपे भी रहते हैं। कपारिया नहीं चाहता था इस बार से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी पार्ट ले, इसलिए वो वेद पर एक्सीडेंट करवाया जिससे मेरा ध्यान कंपनी पर ना जाए और उसे आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाए। सिद्धार्थ की यह बात सुन रेहान की आंखें गुस्से में लाल हो गया। रेहान गुस्से भरी आवाज में, उसकी हिम्मत कैसे हुआ मेरे भाई को टारगेट करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धांत, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना था मैंने कर दिया। रेहान बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी बेवजह नहीं होता। हमारे जिंदगी में इतने हादसे हुए हैं कि अब हादसा की किसी की साजिश लगता है, इसलिए हमेशा चौकना रहना। रेहान हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ वार्ड के अंदर चले गए। वही रेहान खुद से गुस्से भरी आवाज में, कपारिया तूने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई को टारगेट कर, अब तुझे पता चलेगा रेहान अग्निहोत्री क्या चीज है। फिर थोड़ी देर बाद वह भी वार्ड में आ गया। दूसरी तरह ओटी के बाहर राठौर, राजपूत और रंधावा फैमिली बैठी सर्जरी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। राठौर फैमिली की कंडीशन खराब देख आरव कॉल करके रूही, काहिरा और निष्ठा जी को हॉस्पिटल बुला लिया। रिद्धि राठौर उम्र 52 साल, वीरेंद्र राठौर की पत्नी, यह एक सोशल वर्कर है। इनके 3 बच्चे हैं, कबीर राठौर जिनके बारे में हम जानते हैं, दीक्षा राठौर और दिशा राठौर उम्र 24 साल, ये दोनों ट्विन सिस्टर है। ये दोनों रूही और रूहानी की काफी अच्छी दोस्त है। इस वक्त इन दोनों को रूही और रूहानी संभाल रही थी। रिद्धि जी और साथ उनकी दोनों बेटियों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। कबीर की हालत भी कुछ ठीक नहीं था, वो अपने दांत के काफी करीब था। ऋतिक, आरव, कियांश और मिहिर उनको संभाल रहे थे। करीब 4 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और वहां से सारे डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर के निकलते ही तीनों फैमिली उनके पास आ गए। हॉस्पिटल के डीन बाकी डॉक्टर को जाने का बोल खुद वही रुके। कबीर डॉक्टर से, डॉक्टर मेरे डैड कैसे है? वो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर कबीर को शांत करते हुए, मिस्टर कबीर रिलैक्स, सर्जरी सक्सेसफुल रहा। मिस्टर राठौर अब खतरे में बाहर है। हार्ट में पहले जो प्रॉब्लम था जिसके कारण सर्जरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आया, लेकिन एंड में सब कुछ सही रहा। डॉक्टर की बात सुन सबको शांति मिला। दिशा और दीक्षा के चेहरे पर स्माइल आ गया। वही कबीर और रिद्धि जी के शरीर में जान आया। रिद्धि डॉक्टर से, डॉक्टर क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? डॉक्टर, मिसेज राठौर अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ देर में हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। उनको होश कुछ घंटे बाद आएगा। फिर उनको कुछ जरूरी बातें वहां से जाने लगे, तभी आही को आसपास ना देख। आरव डॉक्टर को रोकते हुए, डॉक्टर जयसवाल, डॉक्टर शाइन कहाँ है? वह आपके साथ ओटी में थी ना, फिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? आरव ये बात थोड़ा धीरे से बोला, जिसके कारण परिवार वाले सुन नहीं पाए, लेकिन कियांश और एल्बर्ट सुन लिए। डॉक्टर यह नहीं जानता आरव का डॉक्टर शाइन से रिश्ता क्या है, लेकिन वो आरव को उनके फ्लो पर देखा है।
और आरव को भी अच्छे से जानता है। इसलिए रिस्पेक्टिव टोन में मिस्टर राजपूत, मिस्टर राठौर की सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। हमें पहले लगा उनके सिर्फ हार्ट के बाहर प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चला अंदर बाहर से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए डॉक्टर शाइन को मॉडर्न के साथ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ा, जिसके कारण वह काफी ज्यादा थक गई। शरीर की सारी एनर्जी खत्म होने के कारण वह सर्जरी खत्म कर ओटी में ही सो गई। अभी उनका असिस्टेंट माइक है, उन्होंने ही हम लोग को बाहर जाने का बोला। डॉक्टर की पूरी बात सुन आरव उनको जाने को बोला, फिर खुद ओटी के अंदर चला गया। उसके पीछे कियांश और एल्बर्ट भी चले आए। तीनों जैसे ही अंदर आए उनको एक स्ट्रेचर पर सोई आही दिखी, जो ऑपरेशन के कपड़े में ही सो रही थी। इस वक्त वह एक मासूम सी छोटी बच्ची लग रही थी। कियांश तो प्यार भरी नजरों से अपनी फेरी को देखने लगा। उसका दिल किया आही को सबसे छुपा सीने से लगा कर रखे। वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर थकावट आरव, एल्बर्ट और कियांश से छुप नहीं पाया। एल्बर्ट, आरव और कियांश को देख माइक, जो आही के पास लगे चेयर पर बैठ रेस्ट कर रहा था, वो उठकर उनको देखने लगा। माइक आरव और कियांश को नहीं जानता, लेकिन एल्बर्ट को जानता था। एल्बर्ट आगे बढ़ माइक से, माइक प्रिंसेस कैसी है? माइक सर, लिटिल प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, थकावट के कारण सो रही थी। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माइक की बात सुन आरव आगे बढ़ आराम से आही को अपने गोद में उठा लिया। फिर माइक से, तुम अब जाकर रेस्ट करो, मैं प्रिंसेस को उसके रूम में छोड़ दूंगा। एल्बर्ट, भाई ठीक बोल रहे हैं, तुम जाओ। माइक ओके सर बोल वहां से निकल गया। आही नींद में ही आरव के गले से सिर घुसा कंफर्टेबल होकर सो गई। वही कियांश अपना कोट निकाल आही को अच्छे से कवर कर दिया। एल्बर्ट, आरव और कियांश भी आही को लेकर निकल गए। अभिनव थोड़ी देर उनसे इंपॉर्टेंट मुद्दा पर बात किए, उसके बाद वो लोग भी वहां से निकल गए। यहाँ का सारा काम खत्म कर अभिनव भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यूनिकॉर्न हॉस्पिटल वेदंशर्स वार्ड। वेदांश इस वक्त बेड से टेक लगाए बैठा था, अपनी छोटी बहन से बात कर रहा था, साथ ही मन्नत के हाथ से खाना खा रहा था। 2 दिनों में ही आही की स्पेशल मेडिसिन लेने के कारण वेद के हेल्थ में काफी सुधार आ गया। वेदांश को इतनी जल्दी खुश होता देख अग्निहोत्री फैमिली काफी खुश थी। वही रेहान और सिद्धार्थ जी वार्ड में लगे सोफे पर बैठे अपने अपने मोबाइल में आए मेल को चेक कर रहे थे। मन्नत जी सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ बाहर इतने सारे गार्ड्स क्यों है? मैंने देखा हॉस्पिटल के बाहर भी काफी सारे गार्ड्स खड़े हैं। मन्नत की बात सुन सिद्धार्थ, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों इसी हॉस्पिटल एडमिट है, इसलिए इतनी हाई सिक्योरिटी है। उनकी बात सुन मन्नत, तो वैसे अब उनकी कंडीशन कैसी है? सिद्धार्थ अपने कंधे उचका, मुझे नहीं पता, अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है। उनकी बात सुन मन्नत आगे कुछ नहीं बोली। रेहान मन्नत से, मॉम आप उस डॉक्टर से मिलने वाली थी ना जिन्होंने वेद का ऑपरेशन किया था, क्या आप उनसे मिली? रेहान की बात सुन मन्नत को आही की याद आया। वह रेहान से, कल हम उनसे मिलने वाले थे, लेकिन उनकी सर्जरी काफी लंबी चला जिसके कारण हम मिल नहीं पाए। वीर का औरा, पुराना सच। मानद बोरस, एक कार आकर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुका, उससे वीर बाहर निकाल। वो बिना किसी पर ध्यान दिए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसकी पर्सनालिटी और ऑरा देख आसपास के लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगे। लड़कियां तो आहें भरने लगी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए रिसेप्शन के पास जाकर भारी आवाज में, मुझे हॉस्पिटल के डीन से मिलना है। वीर की आवाज सुन वो लड़की जैसे ही उसे देखी उसको देखते रह गई। उस लड़की को कोई जवाब ना देता देख वीर को गुस्सा आने लगा। वह हल्का गुस्से भरी आवाज में, मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल के डीन से मिलना है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? वीर की कठोर आवाज सुन वो लड़की का हड़बड़ा कर, आपके पास अपॉइंटमेंट है। वीर बिना किसी भाव के, नहीं। लड़की, सॉरी सर, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। अब वीर को गुस्से आने लगा। वीर गुस्से भरी आवाज में, जितना पूछा जाए उसका ही जवाब दो, कहीं ऐसा ना हो बोलने के लिए जुबान ही ना रहे। अब जल्दी बताओ उसका कैबिन कौन से फ्लोर पर है? वीर की इतनी सर्द आवाज सुन वह लड़की डर गई। वह डरते हुए उसको डीन का ऑफिस बता दी। वीर वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। डीन ऑफिस। वीर चेयर पर किसी राजा के जैसा बैठे अपने हाथ में लिए गन को घुमा रहा था। वही डीन उसके सामने बैठा डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद ऑफिस का दूर नॉक हुआ और वहां से पियून, जिसकी उम्र 58 साल होगा, वो अपने हाथ में कुछ फाइल लेकर अंदर आया। पियून डीन के चेयर पर वो फाइल रख, सर ये रही उस साल की फाइल जो आपने मांगा था। डीन वीर से, सर आपको किसके बारे में जानना है? वीर, मुझे जानना है सन 1976 के 25 दिसंबर को यहाँ कितने बच्चों का जन्म हुआ था और उनमें से लड़कियां कितनी थी, उनकी फैमिली कौन थी? वीर का जवाब सुन डीन उस दिन का फाइल ढूंढने लगे। वही उस पियू के चेहरे पर डर के भाव आ गया। उसके सिर से डर के मारे पसीना आने लगा।
वो डीन से, सर अब मैं चलता हूँ, बोल जैसे ही वहां से जाने लगा। वीर सर्द आवाज में, स्टॉप इट। वीर की सर्द आवाज सुन वो पीयू डर से कांपने लगा। वीर समझ गया इस पीयू को जरूर कुछ पता है। वीर उस पीयू के आंखों में देखने लगा। वीर के देखने भर से वो आदमी कांपने लगा। वो समझ गया अब वो नहीं बच सकता। पीयू वीर के पैरों में गिर, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। वीर डार्क वॉइस में, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो कुछ जानते हो मुझे सब कुछ बताओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वीर की डार्क वॉइस सुन वो आदमी डर से कांपने लगा, लेकिन अपने जिंदगी को बचाने के लिए। पीयू सर, आज से 17 साल पहले एक आदमी यहाँ आया था, वह भी आपके जैसे सन 1976 के 25 दिसंबर की डीएशएल जानना चाहता था। उस वक्त ड्यूटी पर मैं नहीं, मेरा दोस्त था। वो उस आदमी को वो फाइल दे दिया जिसके बच्चों के फैमिली की डीएशएल था। वो आदमी मेरे दोस्त को पैसा देकर मुंह बंद करे को बोला। मेरा दोस्त भी मान गया, लेकिन कहते हैं ना, लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। उस आदमी के जाने के कुछ महीने बाद ही दूसरा आदमी आया। उस दिन मैं भी हॉस्पिटल आया था। उनके पूछने पर मेरा दोस्त लालच के आकर उनको सब कुछ बता दिया। सब कुछ जनाने के बाद वो आदमी मेरे दोस्त को जान से मार दिया, साथ ही उस केस से रिलेटेड सारा सबूत जला दिया। मैं सब कुछ देखता रहा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उस आदमी की पूरी बात सुन वीर शांत आवाज में, क्या तुम्हारे पास वो फाइल है? पीयू सर, मेरे पास वो फाइल नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक इंसान का पता दे सकता हूँ जो उस समय जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ जानता है। पीयू का जवाब सुन वीर के आंखों में चमक आ गया। कुछ देर बाद वीर हॉस्पिटल से बाहर निकल कार में बैठ वहां से निकल गया। आही एस विलर, अलिसा, शौर्य और मानिक को मन्नत अग्निहोत्री का पूरा सच बता दी। मन्नत का सच जान मानिक के आंखों में खुशी से नमी आ गया। शौर्य नहीं जानता मन्नत कौन है, क्योंकि वह जन्नत से बाद में मिला था। मानिक खुशी भरी आवाज में अलिसा से, अलीशा क्या तुम सच बोल रही, हमारी मन्नत बुई जिंदा है? अलीशा, हाँ मानिक, कल मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, उसके बाद उनकी सारी डीएशएल निकाल, वीर भाई को भी यह पता है। अलीशा की बात सुन मानिक खुशी से उछलते हुए, हमारी मन्नत बुई जिंदा है तो क्या हमारा लिटिल चैंप भी जिंदा होगा? ओ माई गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो दोनों जिंदा है। इतने साल हो गया, अब तो हमारा लिटिल चैंप तो कितना बड़ा हो गया होगा, और हैंडसम भी। अलीशा हंसते हुए, हाँ मानिक, मैंने पता किया, हमारा वेद जिंदा है। मुझे नहीं पता वेद बुई के पास कैसे पहुंचा, लेकिन वह जिंदा सही सलामत उनके पास है। मानिक, जब हम ये सच जान इतने खुश हैं तो जन्नत के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तुम्हें याद है ना, जब जन्नत को पता चला बुई और लिटिल चैंप नहीं रहा तो उसकी क्या हालत हुआ था? वह जिंदा लाश बन गई थी। अगर आही हमारी जन्नत के जिंदगी में रोशनी बनकर नहीं आती तो हम अपनी जन्नत को खो देते। वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बुई और लिटिल चैंप से करती है। उन दोनों की बात शौर्य को समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गया, जो भी है जन्नत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शौर्य, आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ, मैं भी यहाँ हूँ। अब जाकर दोनों को एहसास हुआ, दोनों अकेले नहीं है। मानिक, मैं तुझे बताता हूँ, तुम जन्नत के फैमिली के बारे में जानते हो ना? शौर्य, हाँ, जन्नत रशियन गॉडफादर इब्राहिम बोरस की बेटी माफिया प्रिंसेस है। मानिक, इब्राहिम बोरस की एक छोटी बहन है जिसका नाम मन्नत बोरस है। जन्नत दुनिया में अपने मॉम के बाद सबसे ज्यादा करीब मन्नत बुआ के थी। इतना ही नहीं, जब जन्नत को पता चला उसका छोटा भाई आने वाला है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है। वेद के जन्म के बाद उसे गोद लेने वाली पहली इंसान जन्नत थी, उसके बाद मन्नत बुई। ये कह सकते हैं वेद में मन्नत बुई और जन्नत की जान बसती है। जन्नत का पास्ट और दर्द। मिस्ट्रियस गर्ल मानिक और अलिसा अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ शौर्य भी उनके साथ है। शौर्य के बोलने मानिक उसको जन्नत के पास्ट के बारे में बताने लगा। मानिक शौर्य को बताते हुए अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारा लिटिल चैंप पहली बार इन दुनिया में आया था। तब जन्नत 7 साल की थी। वो जिद करके सबसे पहले अपने छोटे भाई को गोद ली, उसी के साथ खुद से प्रॉमिस की हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। उस दिन के बाद जन्नत वेद की ढाल बन गई। जन्नत को बचपन से माफिया बनने की कड़ी ट्रेनिंग दिया जाता, लेकिन वो कभी अपने छोटे भाई को नहीं भूलती, डेली उससे बात करती। मानिक की बात सुन अलिसा को भी पुरानी बातें याद आने लगा। वो वीर, रॉबन और मानिक भी जन्नत के साथ ट्रेनिंग करते और रात में छुपकर मेंशन लिटिल चैंप से मिलने जाते, जिसे याद कर उसके ओठों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गया। लेकिन जैसे ही अलीशा वो हादसा याद आया जिसके बाद उनकी दुनिया बदल गई, उनके आंखों में गुस्से में साथ बेसुमार नफरत दिखने लगा। भले ही अलीशा, वीर, रॉबन और मानिक वहां नहीं थे, लेकिन सिर्फ सुनने भर से उनकी रूह कांप जाता है।
फिर जन्नत के सामने तो वो सब हुआ था। शौर्य, मान भाई आगे क्या हुआ? वेद और मन्नत बुई जन्नत से अलग कैसे हो गए? अलीशा बिना किसी भाव के, शौर्य कहते हैं ना खुशियों की उम्र लंबी नहीं होती, वही हुआ हमारी जन्नत के साथ। जिस लड़की ने हमें परिवार दिया वो अपने जन्मदिन पर अनाथ हो गई। जन्नत की ट्रेंडिंग कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट करने पूरी बोरस फैमिली अपने पर्सनल आइलैंड गई। उस दिन मन्नत बुई पूरे 3 साल बाद बोरस फैमिली से मिलने आ रही थी। वो सबको एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन जन्नत और वेद को बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों मन्नत बुई से काफी कनेक्टेड थे। लेकिन उनके खुशी का दिन मातम में बदल गया। उस ब्लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग हमें और जन्नत छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये सब बताते हुए अलीशा की आंखें लाल हो गया। वह अपने आंसू को बाहर आने से कंट्रोल करने लगी। वही मानिक के आंखों में आंसू आ गया। शौर्य के आंखों में भी नमी आ गया। शौर्य, मुझे अब कुछ नहीं जानना, प्लीज दी रहने दो। अलीशा, शौर्य तुम भी हम सब में से एक हो। जन्नत तुम्हें अपना छोटा भाई मानती है, इसलिए तुम्हारा सच जानना का पूरा हक है। उस ब्लास्ट में सिर्फ जन्नत बची, उसे भी पूरे 2 साल बाद होश आया। होश आने के बाद वह जिंदा लाश बन गई। लेकिन जब उसे पता चला मन्नत बुई और वेद उस ब्लास्ट में मारे गए, तब उसके अंदर का इंसान मर गया। वो चलता फिरता मौत की मशीन बन गई। अपने दुश्मनों के लिए उसके अंदर नफरत की ऐसी आग जला जो उसे रूथलेस डार्क क्वीन बना दिया। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जिसे दुनिया हार्टलेस क्वीन और ना जाने कितने ही नाम से जानती है, लेकिन कोई उसके अंदर का दर्द नहीं जानता। फिर शौर्य को देख, तुम वो पहले इंसान थे जिसे जन्नत ने बचाया क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ही पल के लिए ही सही उसे अपना वेद दिखा था। हमारी जिंदगी पहले ही टफ था क्योंकि वो माफिया किंग की बेटी नेक्स्ट गॉडफादर थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर दिल था। बट उस हादसे के बाद वो कोल्ड हार्टेड इंसान बन गई जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत के दर्द को जान शौर्य की आंखों से आंसू निकलने लगा। मानिक अपने आंसू साफ कर, जो हुआ वो पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट में हमारी जन्नत के पास उसका प्यार करने वाला पूरा परिवार है। मैं भगवान को डेली थैंक यू बोलता हूँ हमारी जन्नत को जिंदगी जीने का दूसरा मौका देने के लिए। अलीशा, तुमने सही कहा, जो हुआ वो दर्दनाक पास्ट था, लेकिन मुझे डर है अपने पास्ट को सामने देख जन्नत के अंदर का दर्द कहीं बाहर ना आ जाए। तुम्हें याद है ना, उस हादसे के बाद मन्नत के आंखों से एक बूंद आंसू का नहीं गिरा। आज वो आही के रूप में खुश है, लेकिन आज भी उसके अंदर की जन्नत जिंदा है जो अपने दर्द को छुपाए बैठी है। मानिका, अलीशा, हमने पहले भी उसे संभाला था और आज भी संभालेंगे, और ऐसे भी इस बार उसे संभालने वाले बहुत लोग हैं। अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारी जन्नत अपनी जिंदगी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से एक साथ मिलेगी। अलीशा, अपनी जगह से उठ, तो इंतजार किसका है, चलते हैं, उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। मानिका, सही कहा, चलो। फिर तीनों आही के पास हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यूनिकॉर्न हॉस्पिटल। आरव आही को ओटी से बाहर लेकर आया। उसके पीछे कियांश आही का पर्सनल सामना जो वो ऑपरेशन टाइम यूज करती है वो लेकर आने लगा। आरव के गोद में किसी लड़की को देख राठौर फैमिली और उसके दोस्त हैरान हुए, लेकिन आरव सबको इग्नोर कर एल्बर्ट को कुछ इशारा कर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कियांश की उसके पीछे चला गया। सब लोग बस उन दोनों को देखते रह गए। एल्बर्ट काहिरा जी से बोला, प्लीज आप चलकर प्रिंसेस का ड्रेस चेंज कर दीजिए, उसको उन कपड़ों में प्रॉब्लम होगा। एल्बर्ट की बात सुन काहिरा अपनी जगह से उठ, इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है, बताओ प्रिंसेस कहाँ है? एल्बर्ट उनको अपने साथ लेकर आही के फ्लो में जाने से पहले अपने असिस्टेंट के हाथ से आही के लिए उसका मिल्कशेक और नाश्ता ले दिया। सबको उनको जानते देखते रह गए। कबीर उनके गए रास्ते को देखते हुए, गाइज मैंने अभी एक अजीब सपना देखा जिसमें हमारा आरव एक लड़की को गोद उठाए जा रहा था, वही कियांश उनके पीछे बैग लेकर जा रहा था। इट वॉज ओनली वन नाइट स्टैंड। कबीर और ऋतिक के बेवकूफी वाली बातें सुन मिहिर को चिढ़ होने लगा। वह दोनों के सिर पर चपत लगा, ओए आंख के अंधे आंखें खोल कर देखो, तुम दोनों कोई सपना नहीं देख रहे। बिल्कि सच में आरव किसी लड़की को गोद में उठाए ले जा रहा था और हमारा कियांश उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। हो ना हो ये लड़की हमारे दोनों डेविल दोस्त के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कबीर सही कहा भाई, लेकिन जो भी हो कभी सोचा ना था आरव और कियांश का ये रूप भी देखने को मिलेगा। वैसे ये लड़की कौन हो सकती है जिसके बारे में हमें नहीं पता? ऋतिक, 1 मिनट गाइस, कहीं हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसके बारे में हमें नहीं पता? मिहिर हो भी सकता है, लेकिन हमें ये बताएगा कौन? कबीर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए, उन दोनों से हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। बोल सामने देखने को इशारा किया। सामने देख, दोनों के आंखों में चमक आ गया।
क्योंकि सामने रिद्धि जी निष्ठा जी से सवाल कर रही थी। रिद्धि जी निष्ठा जी से, भाभी सा वो लड़की कौन सी जिसे आरव गोद में लिए था, क्या वो आरव की गर्लफ्रेंड थी? लेकिन अगर आरव की गर्लफ्रेंड थी तो कियांश उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था? रिद्धि जी की बात सुन निष्ठा और ममता जी पहले हैरान हुए, लेकिन बाद में दोनों हंसने लगे। रूही और रूहानी को भी उनकी बात सुन हंसी आ गया। ममता जी अपने हंसी को कंट्रोल कर, क्या रिद्धि तुम कुछ भी बोलती हो? वो बच्ची आरव की गर्लफ्रेंड नहीं, ना ही कियांश की है। अच्छा हुए उन दोनों डेविल ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। रिद्धि का मुंह बन गया। निष्ठा ही, मैं इसलिए कहती हूँ दोस्तों और परिवार से मिला करो। फिर मुस्कुराते हुए, इसी से तो मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम थी जो हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रहती। रिद्धि, क्या करूँ, गो के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। और जब आपसे मिलने वाली थी उसी वक्त डैड, रिद्धि के पापा, की तबीयत खराब हो गया, इसलिए मुझे, दिशा और दीक्षा को मुंबई जाना पड़ा। निष्ठा जी, तुम्हें मेरे सामने इस तरह सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। रही बात उस लड़की की, तो वह यही है जिसमें मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। रिद्धि कंफ्यूजन में, ये कौन है? निष्ठा जी, ये हमारी प्रिंसेस राजपूत खानदान की असली राजकुमारी अहिरा अहिर राजपूत है। अहिर और काहिरा की बेटी, इकलौती बेटी है। निष्ठा जी बात सुन रिद्धि, दीक्षा, दिया, मेहर, कबीर और ऋतिक हैरान रह गए। उन्हें अपने कान पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आज पहली बार राजपूत खानदान के प्रिंसेस के बारे में सुना था। मेहर जल्दी से, लेकिन आंटी अहिर अंकल की तो कोई बेटी नहीं थी, फिर आहिरा कैसे? और अगर थी भी तो अब तक कहाँ थी? किसी को कुछ पता क्यों नहीं? हमें कभी आरव ने भी नहीं बताया। निष्ठा गहरी सांस लेकर, मेहर, आरव तुम्हें तब बताता जब उसे खुद कुछ पता होता। उसे अपनी बहन के बारे में कुछ साल पहले ही पता चला था, और कुछ मजबूरी के कारण वो किसी को कुछ बता नहीं पाया। फिर चारों तरफ देख, यहाँ ये सब बात करना ठीक है, हम वार्ड में चलकर बात करते हैं। उनकी बात सबको सही लगा। कबीर, मैं वार्ड नंबर पता करता हूँ, बोल वहां से चला गया। बाकी सब भी अपनी जगह से उठ गए। प्रताप मेंशन मानसीज रूम। मानसी के रूम में चारों तरफ अंधेरा था। जब से मानसी का वो स्कैंडल हुआ तब से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। पीछे 3 दिनों से वह रूम में बंद थी। महिमा किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए उसे नहीं पता मानसी क्या कर रही, उसके साथ क्या हो रहा। वही मानसी के पिता और दादा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसी है, क्या कर रही है। उल्टा मानसी के दादा उससे और उसकी मां से काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें उनके पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। वही विराज प्रताप की हालत की काफी खराब था, क्योंकि कंपनी में कुछ भी सही नहीं था। महिमा जैसे ही मेंशन आई, उसे मानसी के बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट उसके रूम में आए। रूम में अंधेरा देख महिमा सबसे पहले लाइट ऑन की। जैसे ही उसका ध्यान बेड पर पड़ी मानसी पर पड़ा, उसका दिल धक सा रह गया। इस वक्त मानसी की हालत ज्यादा अच्छा नहीं था। चेहरा मुरझाया और बाल बिखरे होने के कारण वो बीमार लग रही थी। महिमा मानसी के पास आकर उसे गले लगा। मानसी बेबी, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? महिमा के गले लगाते ही मानसी फटू फुटकर रोने लगी। मानसी रोते हुए, मॉम सबसे मेरी वीडियो देख लिया, अब सब मेरा मजाक बनाएंगे। अब मैं किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि अब सबके सामने मेरी रेपुटेशन खराब हो गया। मॉम अब मैं क्या करूं? महिमा मानसी से अलग हो उसके आंख में आए आंसू को साफ कर, बेबी सब कुछ ठीक है। तुम्हारे सारे फोटो और वीडियो को मैंने इंटरनेट से हटा दिया, अब तो किसी को कुछ याद नहीं होगा। और क्या हुआ अगर तुम्हारी वीडियो लोगों ने देख लिया? तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाई क्लास सोसाइटी में ऐसा होता रहता है। वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, सो जस्ट फॉरगेट इट। भूलो मत, तुम प्रताप खानदान के साथ राजपूत खानदान की भी प्रिंसेस हो। किसी ने हिम्मत नहीं जो राजपूत खानदान से पंगा ले सके। महिमा की बात सुन मानसी के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। उसका सारा डर खत्म हो गया। अब उसको लगने लगा जैसे उसने कुछ किए ही नहीं। मानसी अपने पुराने लहजे में, यू आर राइट मॉम, मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स वॉज ओनली वन नाइट स्टैंड। अपनी बेटी को पुराने अंदाज में देख महिमा, दैट्स माई डॉटर, अब जल्दी से खुद को ठीक करो। आज शाम हम राजपूत मैंशन चलेंगे। बहुत जी ली राजपूत फैमिली ने शांति की जिंदगी। राजपूत मैंशन का नाम सुन मानसी की आंखों के आगे आही का चेहरा आ गया। उसी के साथ उस रात की पूरी बात एक एक कर याद आने लगा। वो समझ गई उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें जरूर आही का हाथ है। मानसी गुस्से में, मॉम दैट बिच, जरूर मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे उसका हाथ है। महिमा कंफ्यूजन में, किसका हाथ है? तुम किसकी बात कर रही हो? मानसी नफरत भरी आवाज में, मॉम मैं उस आही की बात कर रही हूँ, जरूर इसमें उसका हाथ है। फिर महिमा को सारी बात बता दी, कैसे वो रूही और आही को ड्रग देकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सारा प्लान उल्टा हो गया।
मानसी की पूरी बात सुन महिमा को आही को काफी गुस्सा आया। महिमा, अपने गुस्से को शांत कर, डोंट वरी, हमें बहुत मौके मिलेंगे उससे बदला लेने के, अभी हमें कैसे ही करके राजपूत मेंशन में एंट्री लेना है, क्योंकि वहां के लोग भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। अब हमें कैसे भी करके राघवेंद्र और ज्योति राजपूत को अपने तरफ करना होगा। मानसी, मॉम, इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। महिमा, ठीक है, रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती बोल रूम से निकल गई। उसके जाने के बाद मानसी खुद से नफरत भरी आवाज में, आहिरा राजपूत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे तुमने मेरी इज्जत को सरेआम बदनाम किया वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी। वेट एंड वॉच बोल बेड से उठ रेडी होने चली गई। यूनिकॉर्न हॉस्पिटल कुछ देर बाद वीरेंद्र की वार्ड में शिफ्ट कर दिया और उसी से अटैच वेटिंग रूम में काहिरा, निष्ठा, ममता, रिद्धि, दिशा, दीक्षा, मेहर, कबीर, ऋतिक और एल्बर्ट बैठे थे। आरव और कियांश अभी तक आही के साथ थे, दोनों उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। रिद्धि जी, निष्ठा से अब हमें पूरी बात बताओ। रिद्धि की बात सुन निष्ठा जी उसको आही के जन्म से लेकर उसके विल्सन फैमिली में रहने फिर वापस राजपूत फैमिली में आने की सारी बात बता दी। सारी बात सुन रिद्धि, दिशा, दीक्षा, मेहर, कबीर और ऋतिक को हैरानी के साथ राजपूत फैमिली के लिए खुशी हुआ। सबको पता था राजपूत लड़की के लिए कितना तरसी है। आरव के दोस्त उसके किए बहुत खुश हुए, क्योंकि तीनों जानते थे जब आरव की पहली सिस्टर होने वाली थी तो वह कितना खुश था। लेकिन फिर उसके मौत के बाद वह चुप सा हो गया। वह हमेशा से लिटिल प्रिंसेस चाहता था जो उसे मिल गया। दिशा, रूही से इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें तुम्हारी लिटिल सिस्टर मिल गई और तुमने मुझे बताया तब नहीं। रूही, सॉरी यार, मैं तुम्हें बता नहीं पाई, लेकिन क्या करती, तुम दिल्ली में थी ही नहीं यहाँ, तब तुमने अपना एग्जाम भी मुंबई से दिया, फिर उस कंडीशन में हम तुम्हें कुछ कैसे बताते। दिशा को रूही की बात सही लगा, इसलिए वो ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन वो आही से मिलना चाहती थी। रिद्धि, निष्ठा जी से कंफ्यूजन में, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आही ओटी में क्यों थी। क्या वो कोई डॉक्टर है? लेकिन उसकी उम्र तो काफी कम है, वो सिर्फ 21 साल की है, वो हमारे सारे बच्चों में छोटी है। उसके सवाल का जवाब मानता कि देते हुए उम्र छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वो हम सबके बच्चों में सबसे ज्यादा काबिल और होनहार है। आप लेजेंड डॉक्टर शाइन को जानती होंगी। रिद्धि, उनको कौन नहीं जानता, वो मेडिकल के दुनिया में जीनियस है। डॉक्टर ने बताया वीरेंद्र की सर्जरी भी उन्होंने की, आज वीरेंद्र जिंदा है तो सिर्फ उनके कारण। ममता जी मुस्कुराते हुए, वो जीनियस लेजेंड डॉक्टर शाइन और कोई नहीं, हमारी आहिरा है। अब आप समझ गई होंगी वो ओटी में क्यों थी। इतना ही नहीं, ये हॉस्पिटल भी उसका है। अब तो ममता जी की बात सुन रिद्धि जी, दिशा और दीक्षा के साथ कियांश के दोस्तों को भी बहुत दूसरा सा बड़ा झटका लगा। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा, इसलिए उन्हें विश्वास करना पड़ा। एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी लेजेंड डॉक्टर है। अगर वो इस वक्त 21 साल की है, मतलब वो लोगों का इलाज करना 16-17 साल से ही शुरू कर दी। मेहर, दिल पर हाथ रख ममता जी से, मॉम, अगर आपको झटका देना है तो एक ही बार दे दो, यू बार बार क्यों दे रहे हो। कहीं ऐसा ना हो मेरा छोटा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आप अपने बेटे को हॉस्पिटल बेड पर पाए।